हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स का मैं ऑलरेडी सीरीज़ स्टार्ट की हूँ और उसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए भी हैं, बहुत बेसिक से, ताकि आपको इकोनोमेट्रिक्स समझ में आए। अब हम आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इकोनोमेट्रिक्स का, वो है ओएलएस और उसका अजम्पशन क्या होता है। तो ओएलएस बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनोमेट्रिक्स के लिए और वो बेस है एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स का। अगर हम देखें तो ओएलएस से ही हम इकोनोमेट्रिक्स मेन स्टार्ट करते हैं कि ओएलएस होता क्या है। तो ओएलएस का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, और ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। ऑलरेडी रिग्रेशन के बारे में वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे हम इकोनोमेट्रिक्स स्टार्ट करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे कि ओएलएस होता क्या है। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एक मेथड है जो कि एक एट्रीब्यूटेड कार्ल फ्रिडरिच और गॉस, एक जर्मन मैथमेटिशियन है, जिन्होंने कुछ सर्टेन अजम्पशन के बेस्ड ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मेथड दिया था। अब ये स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अट्रैक्टिव है मेथड, और जिसमें एक बहुत रिग्रेशन एनालिसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगर इसके अजम्पशन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो इसके कई सारे अजम्पशंस हैं। अगर कोई भी एक अजम्पशन ओएलएस का वायलेट होता है तो वो इकोनोमेट्रिक प्रॉब्लम को जनरेट करता है। जैसे कि कोई भी अजम्पशन अगर वायलेट होगा तो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम को जनरेट करेगा। तो उसके लिए हमें उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें उसके अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि ओएलएस का तीसरा या चौथा जो अजम्पशंस है, अभी आगे मैं बताऊंगी, वो रिलेटेड है नो ऑटो कोरिलेशन से। तो अगर कहीं भी मॉडल में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम जनरेट होती है, तो इससे हमारा ओएलएस का अजम्पशन वायलेट होता है। अगर ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम जनरेट होती है तो उस ओएलएस के अजम्पशंस को वायलेट होने से रोकने के लिए हमें ऑटो कोरिलेशन से अब डील करना पड़ेगा। तो इसको आगे मैं पढ़ाऊंगी जब ऑटो कोरिलेशन पे जाएंगे। तो उससे पहले अभी हमें ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर को समझना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें देखना है कि अजम्पशंस होते क्या हैं। तो जो भी अजम्पशंस हैं ओएलएस के, वो बेस्ड हैं गॉसियन स्टैंडर्ड क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे। मतलब कि हम ओएलएस को क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी कहते हैं। अब अजम्पशन पहला क्या है इसका, कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल होना चाहिए। अब लीनियर होता क्या है, इस टर्म को इस अजम्पशन से पढ़ने से पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि लीनियर किसे कहते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सीक्वेंस वाइज देखिएगा, तो आपको बहुत समझ में आएगा चीज़ें, आपको ये इकोनोमेट्रिक्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल होना चाहिए और साथ ही साथ रिग्रेशन मॉडल में लीनियर इन पैरामीटर्स भी होने चाहिए। तो ये है हमारा लीनियर इन वेरिएबल एंड पैरामीटर्स। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल कैसे हम लिखते हैं, हमारा वाई आई जो है, ये वाई आई क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और रिग्रेसेंड, और बहुत सारे नाम है। मैंने ऑलरेडी जब मैं रिग्रेशन का जो वीडियो करवाई हूँ उसमें आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग नामों से हम बोलते हैं। अब ये वाई आई क्या है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसेंड भी बोलते हैं। ये एक्स आई क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम रिग्रेसर भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसके और भी नाम हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में करवाया है, तो उसको सीक्वेंस वाइज आप ज़रूर देखिएगा। अब ये बीटा 1 और बीटा 2 क्या है, तो इनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। अब लीनियर इन पैरामीटर का क्या मतलब है कि ये सिंगल ही होने चाहिए, इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई पावर या एक्सपोनेंशियल पावर नहीं होनी चाहिए, उसी को हम लीनियर इन पैरामीटर बोलते हैं। और ये यू आई क्या है, तो यू आई हमारा एरर टर्म है या स्टोकेस्टिक टर्म या डिस्टर्बेंस एक्चुअल ऑब्जर्वेशन भी हम बोलते हैं। तो पहला अजम्पशन क्या है कि हमारा मॉडल लीनियर होना चाहिए, वो किसी भी तरह का उसमें किसी भी तरह का कोई पावर नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारा अजम्पशन चलिए क्लियर हो गया। अब दूसरा अजम्पशन क्या है, दूसरा अजम्पशन है कि जो हमारी एक्स वैल्यू है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर रिपीटेड सैम्पलिंग है, बार बार सैम्पलिंग रिपीट करती है, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है, जो हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो फिक्स्ड होनी चाहिए। यानी कि हम उसको बोलते हैं नॉन स्टोकास्टिक, किसी भी तरह का स्टोकास्टिक नहीं होना चाहिए वो। तो ये हमारा अजम्पशन दूसरा है ओएलएस का।
ओएलएस का तीसरा अजम्पशन क्या कहता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये हर तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज दे सकता है, असर्शन रीजनिंग टाइप दे सकता है। तो आप इस सारे अजम्पशन को जो ब्लैक से लिखा है बोल्ड में, आप उसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा और आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब असम्पशन 3 क्या कहता है ओएलएस का, कि ज़ीरो मीन वैल्यू होना चाहिए डिस्टर्बेंस यू आई में। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जो हमारी वैल्यू x है वो गिवन मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू पे रैंडम डिस्टर्बेंस हमारी यू आई 0 के इक्वल होना चाहिए, और जो हमारे इसको हम कंडीशनल मीन बोलते हैं। इस लाइन का मतलब होता है कंडीशनल। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड यू आई कंडीशन एक्स आई ये कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये हमारा 0 हो गया, और यही हमें तीसरा अजम्पशन कहता है कि हमेशा जो कंडीशन है हमारा डिस्टर्बेंस टर्म का वो एक्स आई के कंपैरिजन में हमेशा 0 होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं ना कि हमारा जो ये एरर टर्म है इसका कंडीशन हम लेके चलते हैं कि ये 0 होना चाहिए। तो यही हमारा तीसरा अजम्पशन है। हम कोई भी चीज़ को अजम्पशन के तौर पे लेके चलेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए अजम्पशंस बनाए जाते हैं। अब जैसे कि हमारा ये एक फंक्शन है, इसको PFR को बोलते हैं, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन या फ्रंटियर। अब ये क्या है, हमारा रिग्रेशन फंक्शन है, ये लीनियर है। अब इस रिग्रेशन फंक्शन के कुछ ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब हमने ड्रॉ किया तो अलग अलग हमें पॉइंट्स मिले। मीन जो हमें मीन वैल्यू है वो यहाँ पे मिली, तो इसका मतलब जो ये हमारा माइनस यू आई और इसके नीचे होता है, उसके ऊपर माइनस यू आई और इसके नीचे प्लस यू आई होता है, इसको हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यू आई बोलते हैं। अब माइनस यू आई प्लस यू आई कैंसिल हो जाएगा, और इसीलिए जो हमारा एवरेज मीन है वो 0 के इक्वल आ जाएगा, जो अभी हमने अपने थर्ड अजम्पशन में देखा। इसका क्या मतलब होता है कि इस लाइन के ऊपर और नीचे मतलब एकदम इक्वल डिस्टर्बेंस है, ऐसा बहुत डिस्टर्बेंस नहीं है, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें एक परफेक्ट मॉडल देखने को मिलता है जो कि लीनियर है। तो होमोस्कैडिसिटी का मतलब होता है इक्वल वेरिएंस, यानी कि इन दोनों के बीच क्या है, वेरिएंस इक्वल है, इसी को हम बोलते हैं होमोस्कैडिसिटी। अगर ये वेरिएंस इक्वल नहीं होता है तो वो बन जाता है हेट्रोस्कैडिसिटी, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा अजम्पशन तीसरा था। अब हम आते हैं अजम्पशन फोर्थ पे कि होमोस्कैडिसिटी और इक्वल वेरिएंस ऑफ यू आई। जो यू आई है इसमें इक्वल वेरिएंस या होमोस्कैडिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा अजम्पशन 4 कहता है ओएलएस का। अब जो हमारी वैल्यू है x, वो किसी गिवन वेरिएंस यू आई पे सेम होना चाहिए हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जो वेरिएंस हमारा यू आई है वो एक्स आई के हर एक उस पर इक्वल होना चाहिए। अब हमारा अजम्पशन 3 भी इससे रिलेटेड है कि अजम्पशन 3 हमारा कहता है कि हमारा 0 वेरिएंस, अगर हम अजम्पशन 3 की बात करें तो 0 मीन वैल्यू डिस्टर्बेंस होना चाहिए। अब इसी अजम्पशन 3 से बेस्ड है कि हमारा जो वेरिएंस है वो एक्सपेक्टेड यू आई माइनस एक्सपेक्टेड यू आई कंडीशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ये है, ये 2 ऐसे नहीं है, इसका स्क्वायर है। और तो ये कैसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यू आई का स्क्वायर कंडीशन एक्स आई, और क्योंकि अजम्पशन 3 हमारा कहता है कि जो हमारा यू आई टर्म है एक्स आई के कंपैरिजन में वो हमेशा 0 होना चाहिए, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, एक बचा ये एक टर्म, तो ये हमारा स्क्वायर बन के ये रहेगा। अब अजम्पशन 3 की वजह से ये हमारा बन जाएगा वेरिएंस, हमारा वेरिएंस ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो होमोस्कैडिसिटी किसके इक्वल होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ यू आई। तो ये हमारा फोर्थ अजम्पशन है। अगर हम इसकी बात करें कि होमोस्कैडिसिटी और हेट्रोस्कैडिसिटी होती क्या है, अगर हमारा फंक्शन होमोस्कैडिसिटी नहीं होगा यानी कि वो हेट्रोस्कैडिसिटी होगा। हेट्रोस्कैडिसिटी का मतलब होता है जो वेरिएंस है वो बहुत ही अनइक्वल है। वो अगर वेरिएंस अनइक्वल हो रहा है यानी कि हमारे मॉडल में बहुत अनइक्वलिटी है, हमारा मॉडल ठीक नहीं है, तो इसी वजह से हमें हमारा जो अजम्पशन है कि वो वेरिएंस इक्वल होने चाहिए यू आई के दोनों ऊपर और नीचे। तो ये हेट्रोस्कैडिसिटी को शो करता है और ये होमोस्कैडिसिटी को दिखाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अजम्पशन पे, हमारा है नो ऑटो कोरिलेशन बिटवीन द डिस्टर्बेंस, यानी कि जो भी डिस्टर्बेंस टर्म है उनके बीच में कोई किसी भी तरह का ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए।
ऑटो कोरिलेशन क्या होता है इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, स्पेशली नो ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए। अब ऑटो कोरिलेशन दो सक्सेसिव हमारा जो रिग्रेसर है इसी के बीच में होता है। तो सपोज करिए कि हमारा यू आई यू जे एक्स आई एक्स जे ये दो टर्म है और हम उसका कोवेरिएंस देख रहे हैं, तो ये हमेशा जो इसके बीच का कोरिलेशन है यू आई और यू जे के बीच का वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए। इसको हम यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम कोवेरिएंस देखेंगे पहले, एक्सपेक्टेड यू आई माइनस यू आई, फिर कंडीशन एक्स आई, फिर यू जे माइनस एक्सपेक्टेड यू जे कंडीशन एक्स जे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो हमारा कोवेरिएंस है, वेर कोवेरिएंस मीन ये CO मतलब होता है कोवेरिएंस, तो ये ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि ये हमारा अजम्पशन कहता है। अब ये देखिए, अगर हम इसको देखें, ये हमें दिखाता है पॉजिटिव, ये पैटर्न ऑफ कोरिलेशन जब हम निकालेंगे तो हमें ऐसे ही पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसे पैटर्न जाता है मतलब कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर इस तरह से पैटर्न जा रहा है यानी कि वो नेगेटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव सीरियल कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है। लेकिन हमारे मॉडल में किसी भी तरह का कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ पैटर्न मिलता है यानी कि उसको हम बोलेंगे ये ज़ीरो कोरिलेशन है, यानी कि किसी भी तरह का कोई ऑटो कोरिलेशन नहीं है हमारे मॉडल में, तब हमारा जाके अजम्पशन फुलफिल होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो वो हमारा ऑटो कोरिलेशन को दिखाता है, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे मॉडल के लिए। अब हमें ऑटो कोरिलेशन को डिटेक्ट अगर कर लिया हमने, फिर अब उसे हमें रिमूव करने के लिए अलग अलग टेस्ट लगाने पड़ते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा है ज़ीरो कोवेरिएंस बिटवीन यू आई एंड एक्स आई, और जो हमारा एक्सपेक्टेड यू आई एक्स आई है ये तो ज़ीरो ही होना चाहिए। तो कोवेरिएंस भी हमारा डिस्टर्बेंस टर्म और एक्स आई के बीच में क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक्स आई है नॉन स्टोकास्टिक। नॉन स्टोकास्टिक मतलब किसी भी तरह का, ये स्टोकास्टिक मतलब होता है एरर टर्म ज़्यादा होना चाहिए, नॉन मतलब कि नहीं है एरर टर्म। तो इस वजह से हमारा कोवेरिएंस भी ज़ीरो होना चाहिए बाय द अजम्पशन। तो हमारा ये अजम्पशन 6 है। नेक्स्ट अजम्पशन है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n मस्ट बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी एस्टिमेटेड, यानी कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है n वो हमारे पैरामीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सो दिस इज़ द 7th अजम्पशन। हमारा 8th अजम्पशन है वेरिएबिलिटी ऑफ x वैल्यू, यानी कि जो x वैल्यू है किसी भी गिवन सैंपल में वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो सबके लिए, तो वेरिएबिलिटी होना ज़रूरी है और ये फाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है। अब हमारा जो सैंपल वेरिएंस है x का, वो वेरिएंस हमारा ऐसे लिख सकते हैं कि ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, और n हमारा सैंपल साइज है। तो ये तो हमारा असम्पशन 8 है। असम्पशन 9 पे हम चलते हैं। तो रिग्रेशन मॉडल करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि कौन सा एरर टर्म है, कौन सा क्या है, ये करेक्टली स्पेसिफाइड होना चाहिए। और हमारा 10th असम्पशन है OLS का कि कोई भी परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, और देयर इज़ नो परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप अमंग द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो ये पूरे 10 अजम्पशंस आपको याद होने चाहिए अगर आप इकोनोमेट्रिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं 10 अजम्पशंस के किसी एक अजम्पशन के वायलेट होने पे हमारे मॉडल में एरर आ जाती है, और वो हर एक एरर या प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है, और उन हर एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए उसके सोल्यूशन अलग अलग होते हैं। तो इसलिए ये अजम्पशन याद होना ज़रूरी है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसके सिर्फ ये अजम्पशन ही नहीं है, इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि परफेक्ट इसमें एस्टिमेशंस कैसे होते हैं, एस्टिमेशंस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।